अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई ना कोई प्लान किया करते हैं। कभी आप लोग चाहते हैं कि किसी पिकनिक पे जाया जाए। कभी आप लोग जो है किसी आउटिंग पे जाने का सोचते हैं। लॉन्ग ट्रिप के बारे में सोचा जाता है। तो वैसे ही 1992 या 93 चल रहा था और हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना मूवी देखने के लिए हमें जाना चाहिए। अब हम सारे लड़के थे। जाहिर सी बात है, ये जो दौर था इसमें एडवांसमेंट शुरू हुई थी। और जो लोग ओल्ड एज हैं उनको पता होगा कि उस दौर में रात के 12 से 3 का भी शो लगा करता था। तो वैसे ही हम लोग बम्बई के एक सिनेमा में मूवी देखने के लिए निकले। अब हमारा ये ख्याल था कि 3 बजे तक जब मूवी ख़त्म होगी तो हम लोग दोस्त हैं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ लेंगे, कोई रिक्शा ले लेंगे, जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग मूवी देखने के बाद वहाँ से निकले तो हमें इत्तेफाक से कोई ख़ास कन्विंस नहीं मिल सकी। और कन्विंस ना मिलने की वजह से मजबूरन हमें जैसे तैसे मुख्तलिफ ज़रियों से अपने अपने घरों के पास पहुँचना पड़ा। तो वैसे ही जहाँ पे मैं उतरा वहाँ से जो मेरे घर का रास्ता था तकरीबन 3 किलोमीटर्स तक मुझे पैदल चलना था। और ये जो रास्ता था बेसिकली ये एक पुल था, यानी एक ब्रिज है। उस ब्रिज को क्रॉस करके मुझे नीचे उतरना था। अब ये जो ब्रिज है ये काफ़ी पुराना ब्रिज है और कहा जाता है कि गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन अंग्रेज़ों के दौर में इस ब्रिज को तामीर किया गया था। खैर मैं उस ब्रिज के पास पहुंचा और मेरे जितने भी दोस्त थे वहाँ हिस्सा हिस्सा करके अपनी अपनी जगहों पे या अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अब मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करना था और क्रॉस करने के बाद जो रास्ता नीचे की तरफ उतरता है वहाँ से होते हुए अपने घर की तरफ या जहाँ पे मेरी रिहाइश मौजूद थी वहाँ पे जाना था। रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। मुकम्मल तौर पे अंधेरा हुआ हुआ था और इतनी ज़्यादा रोशनी भी मौजूद नहीं थी। खैर जैसे ही मैं उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए उस ब्रिज के आखिर में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रिज के आखिर में जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है लेफ्ट साइड पे एक लड़की खड़ी हुई है। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ी तैयार हुई हुई है, बड़ी उसने ज्वेलरी वियर की हुई है और शायद किसी शादी में या किसी तकरीब में हो के आ रही है। बज़ाहिर देखने से बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की थी और लग रहा था किसी अच्छी फैमिली की लड़की है। बहरहाल जैसे जैसे मैं उसके सामने से या उसके करीब से गुजरने वाला था तो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी। और मैं बड़ा हैरान था कि बज़ाहिर देखने से या वैसे भी ये किसी शरीफ फैमिली की लगती है, तो इतनी रात में ये यहाँ पे क्या कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इतनी रात में यहाँ पे मौजूद भी है तो मुझे देख के इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है। खैर मेरा और उसका जो इंटरेक्शन था वो मुश्किल से 30 या 35 सेकंड का था और मैंने ब्रिज से उतरते उतरते उसको देखना शुरू किया था और मुसलसल मैं उसके चेहरे की या उसकी रंगत की तरफ गौर कर रहा था। बहरहाल मैंने उसको देखने के बाद एक नज़र आगे पीछे डाली और फिर दोबारा से जब मैंने उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उस लड़की ने मुझे कोई इशारा किया हो। अब जैसे ही इतनी खूबसूरत लड़की आपको इशारा करे तो आप ना चाहने के बावजूद भी न सिर्फ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं बल्कि आप उसके मसाइल को अपना मसला समझना शुरू कर देते हैं। वैसे हुआ कि जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था एक धीमी धीमी सी खुशबू है जो कि मुसलसल ना सिर्फ उस लड़की की तरफ से मेरी तरफ आ रही है बल्कि कुछ इस कदर महसूर कुन खुशबू है कि कुछ देर के लिए मेरा जो दिमाग था वो मुकम्मल तौर पे माऊफ हो चुका था। और मुझे लग रहा था कि अगर कुछ मज़ीद देर तक मैंने इस स्मेल को फील किया तो मैं मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ बेबस हो जाऊंगा बल्कि हो सकता है कि मैं उसके करीब बढ़ता चला जाऊं। खैर जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो कुछ अजीब सी पतली सी आवाज़ में, जैसे कि शायद उसने नाक से कुछ बोला हो,
वो कहने लगी कि मुझे ज़रा आगे तक जाना है, अगर आप बुरा ना माने मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं। असल में मैं अपने ऑफिस से आ रही थी और आते आते मुझे देर हो चुकी है। खैर, जैसे ही मैंने उस लड़की की ये रिक्वेस्ट सुनी तो मैंने फ़ौरन से न सिर्फ सर हिलाया बल्कि उसको कहा कि मुझे बताएं आपको किस तरफ जाना है। तो मेरे इस सवाल के जवाब में बजाय इसके कि वो मुझे बताती कि उसको किस तरफ जाना है, वो कहने लगी कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ साथ चलती चली जाऊंगी। बस जहाँ तक मुझे जाना होगा मैं आपके साथ चलूंगी, और जब मुझे आपसे दूर होना होगा या जहाँ पे मुझे रुकना होगा मैं वहाँ पे जाके रुक जाऊंगी। अब इस लड़की का ये जो जवाब था ये ज़ुमानी जवाब था, और मुझे लग रहा था ये जो लड़की है ये मुझे मजबूर कर रही है कि मैं गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाऊं। खैर, मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और मैंने उसको कहा कि चलें, मेरे साथ चलें। अब मैं आगे आगे चल रहा था, वो मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थी, और मुसलसल मैं मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उससे बात करने की, उससे सवालात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने सवालात करना शुरू किए थे तो बजाय इसके कि वो मेरे सवालात का जवाब देती, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रही है। कुछ देर तक मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ये मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने पलट के उसकी तरफ देखा तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो उसके पाँव की तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि उसका जो जिस्म है या उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जबकि उसके जो पाँव थे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव झलसे हुए हैं या उसके पाँव में कोई छाले वगैरह हुए हुए हैं। कुछ अजीब से खौफनाक से उसके पाँव थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे इस हसीन और जमील लड़की के ये पाँव हो सकते हैं। जैसे ही मैंने उसके पाँव पे मज़ीद गौर किया तो वो जो लड़की थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो पाँव थे वो मज़ीद मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किए, और जैसे जैसे उसकी जो साड़ी थी या जो भी उसने पहन रखा था वो ऊपर होना शुरू हुई तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो बाकायदा न सिर्फ जले हुए पाँव हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसके पाँव पे बेतहाशा बड़े बड़े बाल मौजूद हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जिसके सामने या जिस मखलूक के साथ मैं बात कर रहा हूँ वो कम से कम इंसान नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे मैं एकदम से पलटा और जितना तेज़ी से हो सकता था मैंने ना सिर्फ अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया बल्कि इस पूरे रास्ते में मुसलसल मुझे एहसास होता रहा जैसे कि वो लड़की न सिर्फ मेरा पीछा कर रही है बल्कि ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा के मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। ये जो वाक़या था, इस वाक़े के तकरीबन 15 से 20 दिनों तक मैं ना सिर्फ शदीद बीमार रहा बल्कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी तरह किसी भी लड़की के जाल में, ख़ास तौर पे रात के औकात में, अगर कोई लड़की मुझसे मदद भी मांगेगी तो मैं उसको देखने के बजाय या उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। दादा बताया करते थे 1956 में, 1957 में उनके साथ एक इस तरह का वाक़या पेश आया था कि जिसको वो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाए थे। वो बताया करते थे कि अक्सर हमें अपने गांव से मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की वजह से, या ख़ास तौर पर जो हमारी जॉब थी उसकी वजह से दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। वैसे ही इत्तेफाक से कोई ऑफिस का काम था और इस काम को मुकम्मल करने के लिए मेरे दादा को दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे जाना पड़ा। दादा की पूरी कोशिश होती थी कि जब भी उनको कोई काम हो
तो उस काम को मगरिब से पहले पहले निपटाने के बाद न सिर्फ वापस अपने गांव में आ जाए, बल्कि कोशिश करे कि अंधेरे में या वीराने में उनको भटकना ना पड़े। तो वैसे ही जब दादा ने अपना काम मुकम्मल किया और काम मुकम्मल करने के बाद जब वो उस शहर से अपने गांव की तरफ रवाना हुए, तो दादा बताते हैं कि मुझे अपने गांव पहुंचते पहुंचते या गांव के अंदर एंटर होते होते रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। और उस दौर के अंदर, जो कि बड़ा सादा दौर था, जबकि लोग ट्रांसपोर्ट पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखा करते थे, लाइट्स वगैरह भी ना होने के बराबर थी। 9:30 बजे का मतलब आधी रात हुआ करता था। तो दादा बताते हैं कि जैसे ही मैं गांव के अंदर एंटर हुआ, तो एंटर होते ही सीधे हाथ पे बहुत बड़े बड़े खेत मौजूद थे, जबकि जो उल्टे हाथ का एरिया था वहाँ पे आमतौर पे फसल कटी भी होती थी और वहाँ पे जमा की जाती थी। तो मैंने देखा कि उल्टे हाथ पे जहाँ पे फसल कटी हुई है और उसको वहाँ पे स्टोर किया गया है, तो उस फसल के ऊपर, यानी कि जो भी वहाँ पे चारा वगैरह रखा हुआ था या जो भी ज़ख़ीरा मौजूद था, उसके ऊपर कुछ अजीब सी मखलूक है जो ना सिर्फ बैठी हुई है, बल्कि इस अंधेरे में, इस वीरान रात में उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब पहले तो दादा को लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन जब दादा ने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो दादा बताते हैं कि वाकई में कुछ अजीब सी मखलूक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो किसी बंदर की तरह है, जबकि उसका जो बाकी जिस्म है वो किसी इंसान से मिलता जुलता था। उसकी जो हाइट थी वो तकरीबन 7.5 या 8 फीट के दरमियान थी, और उसके जो हाथ थे उन हाथों पे बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा नोकीले नाखून मौजूद थे। अब जैसे ही दादा ने उसको देखा और उस मखलूक ने दादा को देखा, तो उस चारे या उस ज़ख़ीरे के ऊपर से उस मखलूक ने एकदम से नीचे जंप मारी। अब ये जो मखलूक थी ये मुकम्मल तौर पे दादा के सामने मौजूद थी, और दादा बताते हैं कि मेरी हाइट तकरीबन 5'6", 5'7" थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी मखलूक है वो 7.5 या 8 फीट के दरमियान ज़रूर है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मखलूक थी ये ना सिर्फ दादा की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब लगने लगा था किसी भी लम्हे ये जो मखलूक है ये दादा के ऊपर हमला करने वाली है। अब दादा क्योंकि पुराने दौर के थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, और इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो भी छलावे हैं वो उनके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ ऑलरेडी सुन चुके थे। दादा बताते हैं कि इत्तफाक से मेरे सीधे हाथ पे जहाँ पे खेत मौजूद थे, वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी रखी हुई है। अब जैसे ही मुझे वो कुल्हाड़ी नज़र आई, तो अगले ही लम्हे मैंने ना सिर्फ वो कुल्हाड़ी उठाई, और वो लोहे की कुल्हाड़ी उठा के उस मखलूक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि दादा बताया करते थे, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुन रखा था कि इस तरह की जो मखलूक़ात होती हैं, ख़ास तौर पे जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, वो लोहे से या इस तरह की चीज़ों से दूर भागा करते हैं। दादा जैसे ही उस मखलूक की तरफ उस कुल्हाड़ी को लेके बढ़ने लगे, तो उस मखलूक ने अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और आसमान की तरफ देख के कुछ कहना शुरू किया। दादा बताते हैं कि जब वो अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी, तो उसकी जो आवाज़ें थीं वो इस कदर ज़ोर से निकल रही थी कि मुझे यकीन है कि उसकी जो आवाज़ें हैं पूरे गांव में कम से कम सुनाई दे रही होंगी। खैर, जैसे ही दादा उसकी तरफ लपके, तो अगले ही लम्हे वो जो मखलूक थी उसने एक बड़ी सी जंप मारी, और जहाँ पे खेत मौजूद थे उन खेतों की तरफ कूदती हुई देखते ही देखते गायब हो गई। दादा ने भी अपने तौर पे उस कुल्हाड़ी को न सिर्फ अपने पास रखा, बल्कि पूरे रास्ते जो भी इनको जिक्र अस्कार आते थे, मुसलसल ये उनकी तिलावत करते रहे। दादा बताया करते थे कि इस गांव के अंदर, जिस गांव में हम लोग रहा करते थे, गांव के दीगर लोगों ने भी रात के औकात में इस तरह के सैलाबों को या इस तरह की मखलूक़ात को बहुत ज़्यादा दफ़ा अपनी आंखों से देखा था। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ,
ये वाक़या अब से तकरीबन 20 या 22 साल पहले न सिर्फ मेरे साथ पेश आया था, बल्कि इस वाक़ये का जो असर था वो आज भी मैं अपने साथ महसूस करता हूँ। उस दौर में जबकि हमारे घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। किराए के घर में हम लोग रहा करते थे, खाने पीने के मसले मौजूद थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा मुझे जहाँ पे भी जॉब मिलती थी मैं जॉब स्विच कर लिया करता था, और जहाँ मुझे कुछ पैसे ज़्यादा ऑफ़र किए जाते थे तो वो मेरी खुशी का बायस होते थे। वैसे ही जॉब करते करते मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि लांडी इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की। मेरी जो टाइमिंग थी वो आमतौर पे दिन की हुआ करती थी, लेकिन अक्सर जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो मुझे कहा करते थे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 2 शिफ्टें एक साथ करनी पड़े। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि जब मैंने अपनी शिफ्ट मुकम्मल की, यानी कि शाम के 6 बजे, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो मुझे कहने लगे कि हमारे पास लेबर जो है वो शॉर्ट है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम रात के 2 या 3 बजे तक मज़ीद शिफ्ट कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके अवज़ मैं तुम्हें 700 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। अब क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, घर के जो हालात थे वो वैसे ही परेशान कुन थे, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं रुक जाता हूँ। और मैंने वहाँ पे अपना जो भी एक्स्ट्रा काम था उसका आगाज़ शुरू कर दिया। रात को 2 बजे जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो मैं सीधा चलता हुआ जहाँ पे रोड था, जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला करती थी, मैं उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन रात के 2 बज रहे थे, दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं रोड पे आके खड़ा हो गया। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, कोई बाइक वाला गुजरेगा, कोई ट्रांसपोर्टर गुजरेगा, या फिर कभी कभी जैसे कोई मोबाइल गुजरा करती है तो मैं उनसे बोलूँगा ज़रा आगे तक, यानी कि हो सके तो कोरंगी तक या फिर शाहराह फैसल तक मुझे ड्रॉप कर दें। तकरीबन 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। इक्का दुक्का गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, लेकिन किसी ने भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उस रोड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सामने की तरफ, पता नहीं कहाँ से चलती हुई एक औरत है जो कि बहुत ज़्यादा सजी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी से या किसी तकरीब से होती हुई वो यहाँ पे आ गई है। न सिर्फ मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है, बल्कि कुछ अजीब तरीके से उसने अपने चेहरे के आगे घूंघट डाल रखा है। इतनी रात में, इस वीराने में, इस ख़तरनाक एरिया में इस औरत का होना ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। खैर अभी जबकि मैं उस औरत के ऊपर गौर कर ही रहा था तो एकदम से वो जो औरत थी उसने मेरी तरफ, यानी रोड क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी, मुझे लग रहा था जैसे उसके साथ साथ पायल या घुंघरुओं की भी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। और इसी दौरानिए में जब मुझे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने उसके पैरों की तरफ गौर करना शुरू किया। जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे। उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं, जबकि उस औरत की जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ थीं। उसके बाद बस मैंने पीछे पलट के जितना तेज़ हो सकता था ना सिर्फ भागना शुरू किया, बल्कि मुझे जितनी भी कुरानी आयत आया करती थी मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे जिस इंडस्ट्री या जिस मिल से मैं बाहर निकला था वहाँ पे भागते भागते मैं ना सिर्फ पहुँच गया, बल्कि वहाँ का जो गार्ड था वो ऑलरेडी बाहर खड़ा हुआ था। जब उसने मुझे इस तरह से भागते हुए देखा तो उसने ना सिर्फ मुझे संभाला बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया। उस गार्ड का यही कहना था कि रात के औकात में इस रोड पे अक्सर एक औरत नज़र आया करती है, और उसका वैसे ही हुलिया होता है जिस हुलिये की औरत को मैंने अपने सामने कुछ देर पहले
देखा था